नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर बापू को पुष्प अर्पित किए गए। प्रदेश में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। भिवानी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। लघु सचिवालय में उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर कुष्ठ जागरूकता रैली को रवाना किया। हिसार में कांग्रेस भवन में बलिदान दिवस पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। तो वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने महात्मा गांधी को नमन किया। तो शाम में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। रविवार को उपमंडल कार्यालय परिसर में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। तो आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। भिवानी, हिसार, रेवाड़ी और तोशाम की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बापू को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बापू को नमन किया गया। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने बापू को श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बापू को नमन किया है। तो आपको बताते चले महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर बापू को नमन किया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित करते हुए बापू को याद किया और नमन किया। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम में नायक अवतार देखने को मिला। शनिवार देर रात सीएम ने गुरुग्राम के कई सरकारी दफ्तरों में अचानक से छापा मारा, जिसके बाद सीएम ने कई अधिकारियों की क्लास लगाई। तो कई विभागों के ड्यूटी रजिस्टर को भी चेक किया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। श्रीकांत मानिक सर, इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। आपको ये फिल्म तो याद ही होगी। इस फिल्म का नाम है नायक। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज हम नायक मूवी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के मुखिया सीएम मनोहर ने नायक फिल्म की याद को तरोताजा कर दिया है। एम्प्लॉय कितने इस समय ड्यूटी पर होने चाहिए एज पर सिस्टम। बुलाओ जरा उजैन बात करो। रात का वक्त, हाथ में टॉर्च और सरकारी दफ्तरों में छापा। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में शनिवार देर रात एमसीजी दफ्तर का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जिसके बाद एमसीजी के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मचना लाजमी था। एमसीजी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम मनोहर गुरुग्राम के सेक्टर 39 के नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर छापा मारा। यहां भी सीएम ने कंट्रोल रूम में जाकर शहर में हो रही साफ सफाई और सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली और ड्यूटी रोस्टर को भी सीएम ने चेक किया। गुरुग्राम की सड़कों पर जैसे जैसे मुख्यमंत्री की गाड़ी चक्कर काट रही थी, वैसे वैसे अधिकारियों को यह डर सता रहा था कि न जाने अब सीएम की गाड़ी किस ओर मुड़ेगी और कौन से दफ्तर पर जाकर रुकेगी। इन सब के बीच सीएम का काफिला सेक्टर 44 में मौजूद जीएमडी कार्यालय में पहुंच गया, जहां नायक अवतार में आए सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम में छापा मारा और गुरुग्राम की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी जानकारी ली। ड्यूटी पर होने चाहिए एज पर सिस्टम। बुलाओ जरा उजैन बात करो।
इसके साथ ही सीएम ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से भी पूछा कि आखिर चोरी हुए वाहनों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए कैसे पकड़ा जाता है। इस दौरान सीएम मनोहर ने गुरुग्राम के आयुक्त से फोन पर बातचीत भी की। डीएमसी साथ है और इनको भी नहीं पता कि यहाँ किस किसकी ड्यूटी होनी चाहिए। इनका हाजिरी रजिस्टर लाओ नहीं तो लेकिन यहाँ तो ये परमानेंट चलता होगा हाजिरी रजिस्टर होता होगा। अटेंडेंस लगाते हैं ना यहाँ पे हाजिरी रजिस्टर कोई ड्यूटी रोस्टर कोई हो। सर हमारा फील्ड का जो स्टाफ होता है वो बताइए अब ड्यूटी किसकी है? यहाँ कंट्रोल रूम में किसकी होती है? अब ड्यूटी किसकी है इस टाइम पर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस नायक अवतार ने एक ही रात के अंदर पूरे गुरुग्राम के सरकारी नुमाइंदों की नींद तो उड़ा ही दी। इसके साथ साथ लापरवाह अधिकारियों के अंदर डर भी पनप गया कि ये सीएम सख्त है, न जाने कब, कहां, कैसे और किस दफ्तर में सीएम साहब का नायक रूप देखने को मिल जाए। गुरुग्राम से हर खबर के लिए मोहित कुमार की रिपोर्ट। गुरुग्राम में औचक निरीक्षण के बाद सीएम ने नगर निगम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिखाई। देखिए, कुल मिलाकर के रात्रि की ड्यूटी जिन कार्यालयों में रहती है उनको देखने के लिए मैं निकला था और जैसे एमसीजी की रात्रि की सफाई की जो मशीनें हैं नाइट स्वीपिंग की 13 स्थानों पर मशीनें चलती हैं, लेकिन उसमें अभी वहाँ पर व्यवस्था तो नहीं मिली थी। बाद में उन लोगों ने बताया कि सब अपने अपनी जगह पर चल रही थी। आज सुबह मुझे दिखा करके गए हैं और सारी जो स्वीपिंग की मशीनें अपने अपने स्थान पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। इस मौके पर युवाओं ने सीएम से कई सारे सवाल किए, जिनका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिए। आपको सुना देते हैं युवाओं से मुख्यमंत्री ने क्या कुछ संवाद किया है। टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिवीजन केंद्र पर या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है। कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई, लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया, जो समाज के बाद जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं या हमारे संगठन के लोग हैं, उनको यानी एमिनेंट पर्सन की कैटेगरी दे करके कोई कर्मचारी अधिकारी जो समस्या जब सॉल्व करेगा तो उन एमिनेंट पर्सन को बुला करके उनके साथ बैठकर और उस कंप्लेनेंट को जो ग्रीवेंस जिसकी है उसके साथ बैठ करके हल करेगा। बहुत ही गंभीर ये प्रश्न सिमरनप्रीत कौर बहन ने उठाया है और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कारण क्या है कि नशा करने वाला एक चिंता तो वो है, खास करके युवा मन जो है वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि विचलित होता है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट ही हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है। उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है
उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं। और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है। और वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। इस बात की खुशी हो रही है कि आप युवाओं के मन में, यानी जो प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं कि बहुत घातक हैं समाज के लिए, ऐसी चीजों को कैसे ठीक करना चाहिए, चाहे नशे की बात पहले आई, चाहे जातिवाद की बात आई, बहुत ही एक भयंकर, जिसको कहना चाहिए कि नासूर हमारे यहाँ बना हुआ है और हर चीज को जातिगत आधार के ऊपर तोलते हैं। जबकि ये भी मुझे जानकारी है कि जब युवावस्था में व्यक्ति होता है, युवावस्था में ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक स्टेज के बाद उस वातावरण में लोग घुस जाते हैं कि जातिवाद उनके ऊपर हावी होने लगता है। आपको शायद किसी को ध्यान हो, 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ ही है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं उस जाति का व्यक्ति हूं, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूं, गुर्जर हूं, यादव हूं। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से, जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं, वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं। प्रदेश की अपनी कुछ ना कुछ बातें विशेष जो उसके साथ जुड़ जाती हैं, ऐसी बहुत बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव बातों में लोग कहते हैं हरियाणा तो बड़ी खड़ी बोली का आदमी है, खड़ी बोली बोलता है और ये पता नहीं किसके बारे में क्या टिप्पणी कर दे। कई बार हरियाणा के आदमी की विट जो होती है ना, विट्टी आदमी होता है, वो तुरंत जवाब देता है। उसमें से मजाक भी होते हैं, कई मजाक छुपे हुए ऐसे होते हैं जिसमें से कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जैसे मान लो हरियाणा के किसी आदमी को, ये पुराने जमाने की बात है, आज तो वो नहीं होता, तो किसी बुजुर्ग से अगर ये पूछा जाता था कि भाई टाइम क्या हो गया, कोई दूसरा बुजुर्ग पूछता है टाइम क्या हो गया, तो क्योंकि टाइम जो माना जाता था ना, वो ट्रेन के लिए माना जाता था। और ट्रेन की लोग चिंता इसलिए करते थे कि किसी ने हो सकता है जाके फांसी लूटना हो, उसमें ट्रेन के नीचे कटना हो, तो जवाब क्या देता था कि गाड़ी तले मरेगा। यानी टाइम इसलिए पूछा जाता है। दूसरा, फिर जब ऑफिस चलने लगे तब ये मजाक बना कि भाई टाइम क्या हो गया, बोले क्यों दफ्तर जाएगा। तो ऐसी खड़ी बोली के विट्टी भाषा में जवाब जो मिलते थे, एक धारणा बन गई कि हरियाणा जो है वो खड़ी बोली का वो है। मजाक भी कई तरह के जातियों के इसके उसके चलते हैं, लेकिन ये सहज स्वभाव में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेगेटिव छवि इतनी ना बने कि जिसमें से कल को हरियाणवियों से कोई दूरी बना के रखना चाहे, हरियाणा से नफरत करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे एक बहुत गलत बात हरियाणा के साथ क्या चिपकी कि हरियाणा जो है बेटियों को मारने वाला प्रदेश है। अब ये एक छवि बन गई थी, तो इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं 2015 में कहा कि हरियाणा प्रदेश के बारे में एक छवि बनी है, इसको दूर करना है। मैंने कहा फिर एक आप सम्मेलन करिए। 22 जनवरी 2015 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के सहयोग से, सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो जो बेटियों की उस समय रेशो, यानी बर्थ रेशो जो थी 871, 1000 के पीछे थी, अब वो मुझे खुशी है कि 923 तक पहुंची है। तो 923 बेटियां 1000 के पीछे हमने इंप्रूव किया। कमी अभी भी है, हम इसको 950 से पार ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो कमियां थी धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता विधायक महेंद्र गोयल के साथ कैथल पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने पंजाब चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई और बताया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के काम कर रही है, इसी तरीके से पंजाब में सरकार बनने के बाद कार्य देखने को मिलेंगे। स्वागत करते हुए अब मैं चाहूंगा महेंद्र गोयल जी।
चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपको बताते चले कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता सतवीर सिंह ने बताया कि लोग आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आज आम पार्टी अपने ऑफिस के अंदर नए ज्वाइन करने वाले जो हमारे में आस्था रखने वाले कैंडिडेट हैं उनको बुलाया था। तो लगभग 14 स्त्रियों ने, लेडीज ने ये ज्वाइन किया है जो कि आम नागरिक हैं और किसी पार्टी विशेष से, किसी संगठन विशेष से संबंध नहीं रखती। एक हमारे पंडित जी हैं, ये आर्मी से रिटायर हैं, ये हमारी विचारधारा में आस्था रखते हैं और इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है जिसका नाम परमानंद जी है। कहाँ से जो आज ज्वाइन हुए हैं लोग? ये चरखी दादरी से है लेडीज। सावड़ गांव है हमारे अंदर, बड़ा गांव है और 24 का प्रधान है। इसके पंडित जी परमानंद जी हैं, सावड़ से हैं, ये रिटायर पर्सन। खबर जींद से है, जहां किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने तो मुकदमे वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारों ने अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है और ना ही मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि तीनों कानून रद्द हुए हैं, लेकिन एमएसपी और अन्य मांगे अभी भी लंबित हैं, जिसके विरोध में जिले से हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे और जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में साइबर क्राइम की वारदात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी वजह से एसपी अजीत सिंह शेखावत ने साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। ये टीम लोगों को जागरूक भी करती है और साइबर क्राइम पर रोक भी लगा रही है। इसका ताजा उदाहरण पुलिस के हत्थे चढ़ा तो एटीएम चोर। पुलिस ने एटीएम चोर को 88,000 रुपए सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है। बड़ी और हैरानी की बात यह है कि चोरी करने वाला कोई आम आदमी व्यक्ति नहीं बल्कि एक फौजी था जो 5 साल पहले रिटायर्ड हुआ है और अब शराब के लिए एटीएम चोरी करता है। तो वहीं आपको बताते चले पुलिस इसके जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कई महीने बाद एटीएम चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाश को पकड़ा है। वह व्यक्ति ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड। वह दूसरे स्टेट में जाके क्राइम करता है। उसने एक वारदात और कबूली है। जयपुर पुलिस का एक कर्मचारी है, उसके साथ भी उसने धोखाधड़ी की है। उसके 35,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। एक व्यक्ति दिल्ली का है, उसके साथ भी उसका एटीएम फ्रॉड किया, उसके भी 10,000 रुपये निकाल लिए गए। तो आपको बताते चले सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर पुलिस की गिरफ्त में आया और ये कोई चोर आम आदमी नहीं था बल्कि रिटायर्ड फौजी है जो शराब की वजह से पैसे चुराया करता था। आपको बताते चले एटीएम चोर 88,000 रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ है। एक बड़ी सफलता यहां पर साइबर पुलिस को मिली है। तो जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में एक टीम का गठन किया गया जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके। कई कोरोना पेशेंटों की शिकायत होती है कि कोरोना
तो निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन खांसी की जो समस्या है वो बनी रहती है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि यदि कोरोना ठीक होने के बाद भी 15 से 20 दिनों तक खांसी नहीं रुकती तो मरीज को टीबी की जांच करानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोरोना का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे कि टीबी होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए मरीजों को बिना घबराए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से इलाज की सारी सुविधाएं गुरुग्राम नागरिक अस्पताल में भी उपलब्ध है, इसलिए मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको 15 से 20 दिन तक खांसी आ रही है तो डॉक्टर्स का यह कहना है कि आप तुरंत ही अपनी टीबी की जांच करवा लें और टीबी के जो इलाज है वो मुफ्त में होता है और आप सरकारी अस्पताल में इसकी सुविधा पा सकते हैं। कोरोना के बाद वैसे भी थोड़ा सा लंग्स में इन्फ्लेमेशन रह जाता है, तो वो कोरोना के बाद भी खांसी हो सकती है। अगर इवन देन लंबे टाइम तक अगर खांसी चल रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसमें टीबी की भी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर टीबी की जांच के बाद अगर कुछ टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका भी इलाज चल सकता है, और अगर फिर भी खांसी है तो वो केवल कोरोना के कारण ही है और उसके थोड़ा सा इसमें साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं। जीटी रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले सरकारी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि महावाटी गांव के रहने वाले विजेंद्र अपनी कार से गन्नौर से समालखा जा रहा था, तभी रास्ते में कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर पार करते टाइम दूसरी तरफ से जा रहे कार से टकरा गई। हादसे में विजेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां रोड छप्पर गांव में खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों में आपको बताते चले अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता और गन्ने के खेतों में आग लग जाती। वहीं ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया और बिजली विभाग को नुकसान की भरपाई की मांग की है। साथ ही साथ किसान धर्म सिंह ने बताया कि बिजली की तारें उनकी गन्नों की फसल के ऊपर से गुजर रही थी। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं और बिजली विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें तारा बिल्कुल नीचे लग रही, पिछले साल भी इनसे कंप्लेंट करी, बेचारा नीचे रही है, गन्ने में तारें टकरा रही। और ये जो है ना 15-20 दिन पहले बारिश में आग लगी थी, उस दिन भी एसडीओ साहब पे भी हमने भेज दिया था, इसका व्हाट्सअप आग लगी का उधर बुझाई थी, आज फिर आग लगी। और यहाँ जो है ना इसमें पौने किले से ज्यादा गन्ना जो है ना बिल्कुल जलकर आग हो गया और बहुत नुकसान हो गया। बोर्ड गन्ना था, अब ना से मिल में जा सकता बोर्ड गन्ना कोई। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।